नमस्कार। वैवाहिक विवादों में जब पति और पत्नी के बीच में मतभेद हो जाते हैं तो प्रायः यह देखा गया है कि पति और पति के घर वालों के खिलाफ आपराधिक न्यासभंग के अपराध की प्राथमिकी धारा 406 के अंतर्गत थाने में दर्ज करवा देती है। तो धारा 406 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग का अपराध क्या है और इस अपराध की विवेचना पुलिस द्वारा किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आइए आज हम आपको संक्षिप्त जानकारी दें। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यासभंग की परिभाषा दी गई है और धारा 406 में इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 405 के अंतर्गत आपराधिक न्यासभंग के अपराध के लिए किन बातों का होना आवश्यक है, आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं। आपराधिक न्यासभंग का अपराध होने के लिए यह सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई संपत्ति चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति। वैवाहिक विवाद के मामलों में प्रायः यह चल संपत्ति होता है, जैसे कि जेवर, रुपए, पैसे या कोई उपहार में मिली हुई अन्य कीमती वस्तु जो पति या पति के घर वालों को पत्नी द्वारा सौंप दिया जाता है, यानी सौंप दिया जाना, दे दिया जाना, सुपुर्द कर दिया जाना, यह सबसे पहले ज़रूरी है। और इस प्रकार से जब कोई चल संपत्ति सुपुर्द कर दी जाती है, अभियुक्त को न्यस्त कर दी जाती है, तो यह भी ज़रूरी है कि ऐसे अभियुक्त द्वारा उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए कर लिया गया हो, यानी उस संपत्ति का इस प्रकार से उपयोग कर लिया गया हो जो संपत्ति देने वाले के खिलाफ हो, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। जैसे मान लीजिए कि पत्नी ने अपने जेवर पति को रखने के लिए दिए हैं और पति द्वारा उस जेवर को गिरवी रख दिया जाए, बेच दिया जाए या किसी अन्य को दे दिया जाए और ऐसा पत्नी की मर्जी के खिलाफ किया जाए। इसे हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि महिला ने अपने जेवर अपने देवर को बेचने के लिए दिए और देवर ने उस जेवर को ना तो बेचा और ना ही उसके पैसे वापस किए और ना ही जेवर ही वापस किया। तो इस प्रकार से चूँकि महिला ने पहले तो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से एक निर्देश के साथ उसे जेवर दिए थे कि इस जेवर को आप ले जाइए और बेच करके जो पैसा मिले वो हमें ले आकर के दे दीजिए, लेकिन देवर ने यहाँ क्या किया, जेवर ले लिया और ले जा कर के ना तो उसने बेचा और ना ही उस जेवर को वापस किया। या अगर जेवर को बेच दिया है तो बेचे हुए पैसे उसे निर्देश के अनुसार वापस करने चाहिए थे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। तो इस प्रकार से जो जेवर उसे एक विशेष निर्देश के अनुसार दिए गए थे, उसने उस निर्देश का पालन नहीं किया और जेवर को उसने जब्त कर लिया, रख लिया, दुर्विनियोग कर दिया, यानी कि किसी गलत मकसद से खर्च कर दिया। तो इस प्रकार से उसने कोई चोरी का अपराध नहीं किया है, उसने कोई बेईमानी भी नहीं किया, क्योंकि वह मांगने तो गया नहीं था, उसे जेवर अपनी मर्जी से दिया गया था। लेकिन जब जेवर मिल गया, ले लिया, तो फिर उसके बाद से उसके मन में बेईमानी आ गई और उसने उस जेवर का गलत इस्तेमाल कर लिया। तो ऐसा होने के तुरंत बाद आपराधिक न्यासभंग का अपराध धारा 406 के तहत बन जाता है और उस धारा 406 के तहत आपराधिक न्यासभंग के लिए उसे 3 वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है या जुर्माने की सज़ा हो सकती है या दोनों ही प्रकार के सज़ाओं से दंडित किया जा सकता है। अब इस अपराध के लिए पुलिस द्वारा, विवेचक द्वारा, आईओ द्वारा कैसे विवेचना की जाती है, इसके बारे में आइए हम संक्षेप में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आईओ को उस पीड़िता के बयान दर्ज करने चाहिए और ऐसा कोई यदि साक्ष्य है जिससे यह साबित होता हो कि उसने ऐसा कोई सामान उसे न्यस्त किया है, दिया है, और यह भी लिखा जाना चाहिए कि वह संपत्ति, वह सामान उसने कब दिया, कहाँ दिया और किसको दिया। और यदि ऐसा सामान किसी के सामने दिया गया है तो उन लोगों के भी नाम उसमें लिखे जाने चाहिए कि इन लोगों के सामने ये सामान इनको दिया गया है। और साथ ही साथ विवेचक को यह भी लिखना चाहिए कि
उस सामान की मात्रा कितनी थी। यानी अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए जेवर दिया गया है तो उस जेवर का वजन कितना था, या वह जेवर कितने अदद था, जेवर का प्रकार, ये सारी चीज़ें उसमें विवेचक द्वारा लिखी जाती हैं। और विवेचक को साथ ही साथ यह भी लिखना नहीं भूलना चाहिए कि जो संपत्ति दी गई है उसको देने का उद्देश्य क्या था, किस प्रयोजन से ऐसा संपत्ति, ऐसा सामान दिया गया। और फिर उसके बाद विवेचक वादी से यह पूछेगा कि जो संपत्ति उसने अभियुक्त को दी है, आरोपी व्यक्ति को दी है, उस संपत्ति का उसके द्वारा किस प्रकार से दुर्विनियोग किया गया। और यदि वादी द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाता है, जैसे कोई रसीद है या कोई लिखत है, तो उसे भी कब्जे में ले करके विवेचक द्वारा रखा जाना चाहिए। और ऐसा सामान जिन चश्मदीद गवाहों के सामने दिया गया है, उन चश्मदीद गवाहों के बयान भी विवेचक द्वारा लिखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि संपत्ति दिए जाने का साक्ष्य किसी रोकड़ बही या रजिस्टर, बिल्टी या पासबुक या किसी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में है, तो विवेचक द्वारा उसे कब्जे में ले करके उसका फर्द बनाना चाहिए। और मान लीजिए कि ऐसा कोई अभिलेख किसी विभाग के पास है और वह विभाग मांगे जाने पर विवेचक को नहीं दे रहा है, तो ऐसा विवेचक न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 91 के तहत नोटिस भेज करके ऐसे विभाग से वह अभिलेख प्राप्त कर सकता है। और ऐसा नोटिस मिलने के बाद भी यदि विभाग द्वारा ऐसा अभिलेख नहीं दिया जाता है, तो फिर न्यायालय से सर्च वारंट ले करके भी विवेचक द्वारा ऐसा अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है। और जब ऐसा अभिलेख कब्जे में लिया जाता है तो विवेचक को चाहिए कि वह उस अभिलेख को कब्जे में ले करके सील मोहर लगा दे ताकि वह सुरक्षित रह सके। इसके अतिरिक्त विवेचक को यह भी चाहिए कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार करके उससे ली गई संपत्ति के बारे में पूछताछ करे और उसके घर की तलाशी लेकर के यदि वह संपत्ति बरामद की जा सकती है तो उसे बरामद करने का भी प्रयास करना चाहिए। और ऐसे घर की तलाशी के समय खाना तलाशी का फर्द भी विवेचक द्वारा बनाया जाना चाहिए। और जब भी विवेचक द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाए तो अभियुक्त का बयान लेकर के यह पूछा जाना चाहिए कि उसने ऐसी संपत्ति को लेकर के क्या किया। क्या उसको शेयर बाज़ार में लगा दिया, क्या उसको कहीं फिक्स डिपॉजिट कर लिया, या क्या कहीं कोई एनएससी वगैरह खरीद लिया है, या कोई मकान बनवाया, कोई ज़मीन खरीदा, या किसी दुकान में इन्वेस्ट किया गया है, या कोई वाहन खरीदा, या किसी लड़की की शादी में खर्च किया। और अभियुक्त जो भी बयान देता है, जो भी बातें बताता है, उससे संबंधित सभी अभिलेख साक्ष्य के रूप में विवेचक को अपने पास रखना चाहिए फर्द बना करके। और संबंधित गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाने चाहिए। और मान लीजिए कि अभियुक्त ने ऐसी कोई संपत्ति लेते समय कोई रसीद वगैरह बना करके दिया हो, तो उस रसीद को प्राप्त करके विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए ताकि उसके हस्तलेख का मिलान करवाया जा सके। और इतना ही नहीं, विवेचक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अभियुक्त के पूर्व आचरण, पूर्व इतिहास, पूर्व में किए गए इस प्रकार के अपराधों का भी इतिहास उसे तलाशना चाहिए कि कहीं वह अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी तो नहीं है, कहीं इसके पहले भी तो इस तरह का कोई अपराध उसने नहीं किया है। और इस प्रकार से जब विवेचक द्वारा सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जाते हैं, तब उसे चार्जशीट बना करके, आरोप पत्र बना करके न्यायालय में भेजना चाहिए। और यह आरोप पत्र जितनी जल्दी हो सके शीघ्र से शीघ्र भेज दिया जाना चाहिए। तो ये थी भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक न्यास भंग के संबंध में विवेचक द्वारा विवेचना किए जाने के ढंग के बारे में संक्षिप्त जानकारी। आगे की वीडियो में हम आपको विवेचक द्वारा वैवाहिक मुकदमों में जो फाइनल रिपोर्ट लगाया जाता है उसके संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। इस चैनल पर होती हैं कानून की बातें, इसलिए आप हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो
वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।